बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गब्बर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आज छुट्टी का दिन है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाज़ों के पीछे बड़ी साजिशें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नया तूफ़ान अभी दहलीज़ पर दस्तक दे रहा है। इस तूफ़ान में क्या कुछ होगा? आज इमरान खान साहब की भी एंट्री हुई है। क्या मामलात हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली ये डेवलपमेंट सोमवार वाले दिन बड़ी असरअंदाज होने वाली हैं। बशारत राजा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बशारत राजा साहब, मामला ये है कि रजिस्ट्रार के आपको पता है जो उनको बेंच चेंज किया था, चेंज करने पर उन पर तौहीन अदालत के नोटिस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत की थी उस पर इंट्रा कोर्ट का फिर मामला आ गया। इंट्रा कोर्ट में वो अब बेंच बना दिया गया है, 6 रुकनी बेंच बनाया गया है। लेकिन नाज़रीन, 6 रुकनी बेंच से पहले क्या तय पाया है? आज जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त ने सारी कहानी को रिवील कर दिया। हुआ ये नाज़रीन कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे और इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, उसके बाद इजलास बुलाया जाता है और वो इजलास होता है जुडिशल कमीशन का इजलास। इस इजलास के बाद चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में जाते हैं। चैम्बर में जाकर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को दावत दी जाती है और एक गैर रस्मी मीटिंग होती है। इस गैर रस्मी मीटिंग में डिसाइड ये होता है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये जो मामला है जिस पे आपने फैसला महफूज किया है, इसको हम लार्जर बेंच में लगा देते हैं। चीफ जस्टिस उस टाइम तजवीज़ देते हैं कि इसके लिए 4 रुकनी बेंच बनना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए। साथ जस्टिस मंसूर ये भी कहते हैं कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच सीनियरिटी पर मबनी होना चाहिए। इसमें वो जजेस ना आए जो कि आईनी बेंच में मौजूद हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि आईनी बेंच के जजेस का क्या फ़ैसला आना है, आईनी बेंच के जजेस क्या राय रखते हैं और आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो इस तमाम मामले पर क्या फ़ैसला करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रख के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी रिजर्वेशन दी। फिर 9:28 पर उनको एक व्हाट्सएप मौसूल होता है। उस व्हाट्सएप मैसेज में नाज़रीन डिटेल्स ये होती हैं कि जो आपने मामला उठाया था उस पर तो बेंच बन चुका है और उस पर 6 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से बना दिया गया है। वो याहिया अफरीदी साहब जो कि मीटिंग में, चैम्बर की मीटिंग में कह रहे थे कि इस पर 4 रुकनी बेंच बनना चाहिए, उन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला और कमेटी का फैसला किया तो एक रुकन को साइड पे करके यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच बना दिया। उस 6 रुकनी बेंच में मोहम्मद अली मजहर साहब को शामिल कर दिया जाता है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उसका हिस्सा होते हैं और इस तरह से बेंच की सरबराही जो है वो उन लोगों के हाथ में चली जाएगी जो कि इस टाइम आईनी बेंच का हिस्सा है। तो ये तमाम मामला होता है जिस पर जस्टिस मंसूर लेटर लिखने पर, ये तमाम तफसीलात वाज़े करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज उनका लेटर आया और इस लेटर ने हलचल मचा दी है कि बंद कमरों के पीछे चीफ जस्टिस इजलास बुलाकर कोई और कमिटमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रेस रिलीज आती है उसमें सरासन कुछ और होता है। और ये 6 रुकनी बेंच ये बताता है कि इसमें अक्सरियत किसकी है, फैसला क्या आएगा और तमाम मामले से रोका इस वजह से जा रहा है। अगर जस्टिस मंसूर इस मामले पर फुल कोर्ट का कह देते हैं, तमाम लोग बैठ जाते हैं, तो फुल कोर्ट की बात आगे निकल जाएगी। वो 26वीं आईनी तरमीम को देखेंगे। ये तमाम मामला जो है वो एक तरह से जजेस के रूल से मुतरादिफ है। ऑब्जर्वेशन आएंगी तो इसको रोकने के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी अब खुलकर सामने आ गए हैं। राजा बशारत साहब, ये सारी स्टोरी थी जो आज बंद दरवाजों के पीछे हुआ। देखिए कमर साहब, जो मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर शाह ने जो ख़त लिखा है ना, इस खत में एक यार मेरे कुछ तफजात हैं जो आईनी और कानूनी तौर पर हैं। एक तो ठीक है, उन्होंने जाकर मीटिंग की, उन्होंने कहा जी कि 4 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा नहीं जी 4 रुकनी बेंच होना चाहिए। फिर जब बेंच सामने आया तो वो 4 की बजाय 6 रुकनी, ना 4 था ना 5 था, 6 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर शाह इस बात पर क्यों रजामंद हुए? एक तो आपको पता है कि वो फैसला रिजर्व है, महफूज है फैसला, अभी तक वो फैसला सराहा तो नहीं गया ना, उस पर समाअत भी हुई, 3-4 दिन समाअत होती रही। सबक हो गया ना, अब ज़ाहिर उन्हें OST बना दिया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब, उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी। अब जस्टिस मंसूर शाह मतलब इस बात से एक नई रवायत बना रहे हैं। मुझे ये बताएं यार, दुनिया की अदालती तारीख में कोई ऐसी नज़ीर है कि केस फैसला महफूज हो या केस चल रहा हो तो आप इंट्रा कोर्ट एक और अपील दायर कर दें, बेंच बना दें? यार ये कोई दुनिया की अदालत, मैं सुबह से लेकर इस वक्त तक जितने भी कानूनी माहिरीन हैं मैंने उन्हें कॉल करके पूछा, जो यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर है मैंने उनसे पूछा यार कि कोई दुनिया में कोई ऐसी नज़ीर मिलती है? नहीं मिलती ना। तो जस्टिस मंसूर शाह ने ये काम क्यों किया?
उन्हें तो पहले फैसला अपना सुना देना चाहिए था, जुम्मे को उन्हें फैसला सुनाना चाहिए था। शॉर्ट ऑर्डर करके या कहते हैं कि आधे घंटे बाद मैं फैसला सुनाता हूँ, उसके बाद अगर जुम्मे को नहीं है, जुमरात को फैसला महफूज हुआ था, जुमरात को सुना देते, नहीं तो जुम्मे को सुनाना चाहिए था या आज सुना देना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह को ने दूसरों को इतना रूम दे दिया कि वो अपनी कार्रवाई करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। जस्टिस मंसूर शाह को ये काम नहीं, मतलब फैसला बात सुना देना। अब देखिए एक सवाल उनका बड़ा वैलिड है वो सवाल ये है कि यार आपने कोई अगर डकैती की है या मैंने डकैती की है तो बरादरी के लोग मिलकर हमें ही उसका सरपंच बना दे, ये बात तो दुरुस्त है जस्टिस मंसूर शाह की। चूंकि आईनी कमेटी जो थी वो आईनी जो जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल थी। जस्टिस मंसूर शाह जिस तरह कहते हैं कि मैं अब ये बात तो नहीं करनी चाहिए लेकिन क्या कहें उसको, मुल्ज़म क्या कहेंगे यार, इसको कोई पार्लिमानी लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा कि उसके लिए कोई पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि वो उस पर जा रहे थे, जिनके खिलाफ वो है था उन्हीं को वो लेकर उनके खिलाफ जो है उन्होंने कमेटी में बैठा दिया गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर एक बात कह रहे थे, जब उस दिन समाअत हो रही थी आप भी बैठे हुए थे, जस्टिस मंसूर कह रहे थे कि हम फैसला दे दें उस पर अमल दरामद ना हो और वो इधर अच्छा, उधर खड़ा रहे, फायदा नहीं। अब देखिए इस वजह से तो नहीं कहीं जस्टिस मंसूर फैसला अमल दरामद वाली बात जो है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रही यार। आप पार्लियामेंट जाते हैं, मैं भी पार्लियामेंट जाता हूँ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी उठ के जी सेनेट इजलास में उस वक्त तक चेयर नहीं करूँगा जब तक प्रोटेक्शन आर्डर मेरे जो किए हुए एजाज चौधरी के हवाले से उस पर अमल दरामद ना हो। एक तरफ वो लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ अदालतें कह रही है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो। तो ये कौन कर रहा है यार, फैसलों पर अमल दरामद कौन नहीं करवा रहा, ये तो एक सवाल है ना। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का यार। अगर इस तरह होता रहा तो फिर ये मुल्क कहाँ जाकर रुकेगा। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट कहती है पार्लियामेंट सुपीरियर है, सुप्रीम है, और हम भी कहते हैं बैसी डेमोक्रेटिक। पार्लियामेंट के सेनेट चेयरमैन की बेबसी देखे यार आप, वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर वैसे पर अमल दरामद नहीं। यहाँ पर मखसूस का क्या आप देख रहे हैं कि मंडे वाले दिन क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अब 6 रुकनी अब जो पोजीशन है ना, मुझे नहीं लग रहा कि बरोज पीर कोई जस्टिस मंसूर शाह फैसला सुनाएंगे, उन्हें फैसला दे देना चाहिए था ना। अब मैं इस यकीन के साथ नहीं कह सकता कि बरोज पीर मंडे को जस्टिस मंसूर शाह फैसला सुनाएंगे। 1 बजे उस केस की समाअत होनी है और फैसला सुनाएंगे भी तो क्या फैसला, इन्हें देखिए ऑलरेडी लग गई है, इन्हें बरसूद फैसला सुनाना चाहिए था। अगर इन्हें तौहीन अदालत किया जिस तरह वो अब नज़र अब्बास जो साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार है, मुझे ये बताएं कमर जैदी साहब, वो उन्होंने लिखा है नोट में यार जो जवाब जमा करवाया है कि भाई कुर्बानी का बकरा। अब उन्हें अगर जस्टिस मंसूर शाह को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे थे तो फिर आईनी जो कमेटियां हैं ना उनको करना चाहिए। जिसने भी फैसला किया तो सही है ना। आपके आईन इस बात का पाबंद नहीं करता कि आप चीफ जस्टिस को जो है ना वो कंटेम्प्ट ना करें, क्यों ना करे भाई। अगर चीफ जस्टिस साहब को कर रहे हैं ऐसा कोई गैर आईनी काम तो फिर रोकना तो होता है ना जी। वो फिर कहते हैं कि रोके हम इस तरह से कि ऐसी बदनज़मी ना पैदा हो, जजेस की आपस में हार्मनी। इस बीच में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी किरदार अदा किया, लेकिन जस्टिस जमाल पहले से आपको बताता हूं, जस्टिस जमाल मंदोखेल को के रिमार्क्स और होते हैं, फैसले और आते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल नहीं, जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बीच में ये किरदार अदा किया जी के कोई सुलह वाला मामला। आपको पता है कि जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर शाह का बीच में ये तलखियां बढ़ी तो उन्होंने उसको कम करने के लिए कोशिश की, दूरियां बढ़ी पंचायत की बात करते। इस मामले में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाकाम हो गया जी, मैं नहीं उसको करीब कर सका। अब इन जजेस को चाहिए यार। अब देखें इन जजेस को, राज साहब बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो कभी भी इस आईनी तरमीम को ख़त्म होने के लिए कोई भी स्टेप लिया गया आज़ाद जजेस की जानिब से वो इसकी हमायत नहीं कर सकते। ये हमें आपको ऑडियंस को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि इसके बेनिफिशरी कौन है और इस तरमीम की वजह से जिनको फ़ायदा नहीं मिल सका वो कौन है। दोनों साइड पे पोजीशंस ली हुई हैं। अब यहाँ से कोई हलचल होती है तो वहाँ से उसका जवाब उससे पहले आता है। जस्टिस मंसूर ये करते हैं कि हलचल ज़रूर हुई लेकिन उन्होंने इस पर लैग किया, पहले ऑर्डर दे देना चाहिए था। अब वो मामला आगे चला गया, इंट्रा कोर्ट अपील आ गई, तो यहाँ पे दोनों ताक लगाए बैठे हैं बंद दरवाजों के पीछे, दोनों के। देखिए मैं कमर साहब, लेकिन अभी राज साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
इस तमाम मामले को देखते हुए अब 27 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह जी। से भी है कि आपको पता है कि इंट्रा को वो उसमें 26वें तरमीम का मामला ये और केस उस में पे लगा बड़ी हुआ है सख्त बड़ी और जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें फ्रीक बन गई है पहली पाकिस्तान दफा। तहरीक इंसाफ पहली दफा फ्री अच्छा, ये हुआ जब petition- हाँ। 40 नुकात हैं जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर मबनी उन्होंने पेटिशन बड़ी जबरदस्त जी। ड्राफ्ट की है। मैंने जब वो पिटीशन मेरे पास आई तो मैंने बैरिस्टर गोयल साहब को कॉल की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन दायर थी, एक और कोई साहब आए थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन दायर है, लेकिन उसको डिसऑन कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैंने इसकी कंफर्मेशन के लिए बैरिस्टर साहब को फ़ोन किया कि ये आपकी तरफ से हुई है, तो उन्होंने कहा कि यस प्लीज़ मेरी तरफ से हुई है। ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर इनिशिएटिव लिया। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब भी कोई बड़ा मामला होता था, मकसूद नशिस्तों वाला मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें फ्री की नहीं थी, इधर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, जिसमें बार बार चीफ जस्टिस को और दीगर जजेस को कहना पड़ रहा था कि भाई आप एक जगह करें ना। ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। तरमीम में खुद से आ गई है। अच्छा, इसके बीच आपको एक खबर, तकरीबन नाज़रीन 18 से 20 तो दरखास्त गुजार है, मुख्तलिफ 20 से 22। एक और खबर ये है कि आपको पता आज छुट्टी है ना, सैटरडे है, अडियाला जेल में आज समाज राजा साहब को भेजा गया है, पता है आपको? जी जी जी। वो क्यों भेजा गया उन्हें? एक मैं आपको अडियाला से एक और खबर फिर मैं दूंगा, आप बताएं चलें। उन्हें इसलिए भेजा गया कि उन्हें हुकूमत ने भेजा है कि भाई हम ये CBM किसी और जगह देने के लिए, भाई हम एक है कि जाकर खान साहब को कहें कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे, हम आपकी बातों को मानेंगे, आप आए हमारे साथ बैठे। तो समाज राजा साहब गए हैं उन्हें मनाने के लिए। अच्छा, एक और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब अली अमीन के ख़िलाफ़ अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके सामने बहुत सारी आ रही हैं। जुनेद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, आपको पता है कि जुनेद अकबर और अली अमीन का आपस में क्लैश है, चेयरमैन बना दिया। मामला था शेख वकास अकरम को बनाने का, लेकिन जुनेद अकबर साहब को बना दिया। दूसरी खबर ये है कि जो KP की सदारत वाला मामला जो अली अमीन के पास है, वो भी कहा जा रहा है कि जुनेद अकबर को दे दिया जाएगा। अच्छा, जुनेद अकबर को। तो जुनेद अकबर बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है ना, तो उसमें मतलब आप ये लिंक करें कि एक ग्रुप मजबूत हो रहा है और ये तमाम बातें कंप्रोमाइज्ड ग्रुप जो है ना वो खान डाउन कर रहे हैं, और खान साहब को इस बात की पता है। जेल में बातें हुई ना, तो इमरान खान साहब ने ये बात की कि ये ना पेश किया जाए कि अली अमीन सेकंड टू खान है, यानी फॉर एग्जांपल इमरान खान नहीं होगा तो ये फैसले करेगा। उन्होंने कहा मैं मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ, मैं डटा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कंप्रोमाइज नहीं किया, तो फैसले मैं ही करूँगा, मैं ही पार्टी लीडर हूँ, ठीक है। तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान साहब का। तो अब एक और बात हो सकता है आने वाले दिनों में, ये बैरिस्टर गोहिर साहब के हवाले से एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग बैरिस्टर गोहिर साहब के खिलाफ जो है ना, वो कोई कंपेन करते रहते हैं कि ये फलां, मैंने बैरिस्टर गोहिर साहब को रोते हुए भी देखा था। बैरिस्टर गोहिर साहब को जब इनको ठंडे पड़े थे, बैरिस्टर गोहिर बहुत लायल है इमरान खान साहब के साथ, बहुत लायल है। ये ठीक है, दुरुस्त है कि बैरिस्टर गोहिर साहब कानूनदान है, कहीं ना कहीं बीच का वो रास्ता निकालने की कोशिश भी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि सियासत में हमेशा मुकालमा होता है। मुकालमे की बुनियाद पर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मुकालमा ना हो तो रास्ता, एक बात याद रखें मेरी कमर साहब के, सियासतदान हमेशा दूसरे सियासतदान के लिए स्पेस रखता है, क्योंकि सियासतदान को पता होता है कि आज हम इक़्तिदार में है ना, तो हमने सदा यहाँ नहीं रहना, कल हम अपोजिशन में होंगे, तो फिर ये इक़्तिदार में आएंगे, तो आज हम इनके साथ जो करेंगे ना, ये वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुलाजमों का जो मसला होता है ना, जो मुलाजम होते हैं, उन्होंने क्या करना है रिटायर्ड होकर, क्या करना है? वो तो अवाम के पास तो नहीं जाएंगे ना, वो कहते फिर इनको तुम दो जनाब। तो सारा मसला ही आपको पता है कि मुलाजमत का है। वो मुलाजमत जो होती है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए होती है, उन्होंने आके जो है ना सारा कुछ मामला ख़राब कर देना है। बहरहाल नाज़रीन, ये अपडेट थी। आज छुट्टी वाले दिन एक बड़ी हलचल है, और आपको पता है मंडे में सख्त सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि बीट रिपोर्टर आएगा, फलां गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला ममनू है, पार्टी जो लीडर्स आएंगे वो 6-7 कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं जाएंगे या 2 में नहीं जाएंगे, वो 6-7 कोर्ट रूम नंबर में बैठेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इंतहाई अहम दिन मंडे का दिन। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह मुकम्मल डिटेल एनालिसिस आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फराम करेंगे। बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। फ़िलहाल के लिए बशारत राजा और कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। हैव अ गुड वीकेंड।